और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं नेपाल की, जहां जनजीत प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसकी कई सारी तस्वीरें हम सभी ने देखी, जिसके बाद अब एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। जी हां, नेपाल एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की आग में इस समय झुलस रहा है और इस समय अलग अलग तस्वीरें कई सारी सामने भी आ चुकी हैं, जहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया है और मोर्चे पर सुरक्षा बल भी तैनात है। और इसके साथ ही जो नेपाल के पीएम है बालेन्द्र शाह, वो इस समय कहीं ना कहीं शांति की अपील सभी से कर रहे हैं। नेपाल में जो सांप्रदायिक हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो कई जगह से सामने आ रही, जिसकी हम तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही जो बालेन्द्र शाह है वो इस समय शांति की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शांति सद्भाव आप बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा इस पूरे मामले को लेकर दिया है और साथ ही कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के जो परिजन हैं उनके प्रति भी संवेदना जताते हुए बालेन्द्र शाह नजर आए हैं। दरअसल इस पूरी सांप्रदायिक हिंसा की अगर हम बात करें तो ये लगातार और ज्यादा हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि नेपाल में जो सांप्रदायिक हिंसा फैली वो सुनसरी में जो धार्मिक जुलूस हुआ उसके बाद में ये पूरा विवाद देखते ही देखते बढ़ता गया। और ये जुलूस के बाद जो विवाद बढ़ा उसके बाद में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में ये तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसको लेकर के अब शांति की अपील कहीं ना कहीं बालेन्द्र शाह की तरफ से की गई है। और साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, निष्पक्ष ये जांच होगी। और इसी पर हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान जुड़े जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नेपाल में जो हालात है वो एक बार फिर से तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बालेन्द्र शाह ये जरूर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच होगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नेपाल को अगर आप देखते हैं तो हमेशा कभी न कभी टाइम एंड अगेन वहाँ पर वायलेंस होता रहा है। पहले माओइस्ट इंसर्जेंसी था, उसके बाद एक इंटरवेल आया, अभी आपने देखा कि जेनजी मूवमेंट हुआ। लेकिन जो जिस तरीके के कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं वो निश्चित रूप से नेपाल की जो अपनी अस्मिता है, जो एक तरीके से इसको हिंदू किंगडम कहा जाता था, और इसमें निश्चित रूप से कोई धर्म का इतना इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन मोटे तौर पे सब हिंदू धर्म के उपासक हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ, अब ये जो कप्तानगंज क्षेत्र है, खासकर जो नेपालगंज और कप्तानगंज, ये कोसी के 2 क्षेत्र आते हैं, इसमें नॉर्थ कोसी और साउथ कोसी। तो इसमें जो संसारी डिस्ट्रिक्ट है और सिराहा है, वो 2 क्षेत्रों में कम्युनल वायलेंस हुआ। उसमें हिंदू, क्योंकि ये श्रावण जो महीना है ये हिंदुओं का पवित्र मंथ माना जाता है और इसमें हिंदू समुदाय के लोग कावड़ लेके जाते हैं। तो जब कावड़ लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से वो गाना बजाना रहता है। उसमें जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया कि आप इतना म्यूजिक बजा के नहीं जाइए। मुझे लगता है कि कोई भी धार्मिक उसका एक अपमान होता है, तो उसमें एक ये कम्युनल वायलेंस इरेप्ट हुआ और यहाँ तक हो गया कि 3 लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। तो ये नेपाल के लिए एक चिंता का विषय है। देखो, पहले भी वायलेंस हुआ है। 2000 में जब ऋतिक रोशन को लेके वायलेंस हुआ, उन्होंने कुछ, ऋतिक रोशन ने बोला। फिर 2004 में जो इराक में कुछ नेपाली मजदूरों को बंधक बना लिया गया था, तो यहाँ पे भी काफी कुछ कम्युनल टेंशन भी हुआ, क्योंकि इराक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और उसको लेके फिर 2007 में हुआ और अभी 2026 इस तरीके का हुआ है। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इसमें बालेन्द्र शाह सरकार को सख्ती के साथ में जो कम्युनिटी हैं, जो उनके बीच में हार्मनी लानी चाहिए, और जो नेपाल की अपनी एक संस्कृति है, जो अपनी एक अस्मिता है, उसकी भी रक्षा करना निश्चित रूप से जो वहाँ के प्रधानमंत्री है उनका दायित्व है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मधेश और जो थारू का कम्युनिटी है उनसे, बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है और इसके प्रभाव भारत तक भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर संज्ञान लेके बालेन्द्र शाह को वहां पे शांति की अपील करके वहां सख्ताई के साथ में जो भी धार्मिक पर्व है उसकी रक्षा करने का उनका पूरा दायित्व बनता है। संजय जी, लेकिन जब इस तरीके का जब ये पूरे घटनाक्रम और ये मामला जब सामने आया तो इसको लेकर कई सारे लोग इस तरह सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर समय रहते ही सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया होता तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, 2 बातें साफ साफ है कि एक तो जब अभी तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, कसा में, खोल में और गोल सागर जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्री भी अगर वहां पहुंचे, ये 26 तारीख की घटना है और 30 तारीख
को वहाँ पे कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां पर पहुंचाए, तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है और इसको जितनी आसानी से और जितनी लाइटली जो बैलेंस सरकार ले रही है वो ठीक नहीं है। वो क्योंकि वो पूरी नेपाल की संस्कृति पर एक तरीके से चोट है और उसको नेपाल बैलेंस को समझना पड़ेगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से भी रहा है। जब आप ये देखिए कि माओइस्ट जिस तरीके का सेकुलरिज्म की बात करते हैं और वो इंटरफेरेंस कर रहे थे पशुपतिनाथ मंदिर में, तो वहां तब भी नेपाल की जनता सड़कों पे आई और उन्होंने इसका विरोध किया। तो आज भी ये बात बनी हुई है कि अगर वहां पे जो मेजोरिटी जो है लगभग 85% पॉपुलेशन जो नेपाल की है वो हिंदू कम्युनिटी है, और अगर उनपे इस तरीके का प्रहार किया जाता है और जी उनकी अपनी जो संस्कृति को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और एक और मैं विषय आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ, टेंशन होने का बड़ा कारण यह है कि बालन शाह क्या कर रहे हैं कि वहां पे इस क्षेत्र में मदरसा कल्चर बहुत बढ़ गया है। तो बालन शाह उन सभी मदरसाज को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो इरेगुलेटेड मदरसाज कई बार उसमें प्रॉब्लम करते हैं, गवर्नेंस में प्रॉब्लम करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर वहां बना हुआ है। तो मुझे लगता है दोनों बिल्कुल संजय जी, मेरे पास अभी आज समय फिलहाल से रक्षा दोनों ही कम्युनिटी की रक्षा, और क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें चर्चा और हो सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय हमारे शो को देने के लिए।